नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता। आप मुझे डेली न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया से नेता बने अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। अतीक अहमद की हत्या के बाद सभी विपक्षी दलों ने एक माफिया को फरिश्ता बताने की कोशिश में सभी दल लग चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक माफिया को फरिश्ता या मसीहा बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा जी से। जी सुमित जी, जब कभी कोई बड़ा माफिया कानून के दायरे में आता है तो चर्चा स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उस पर राजनीति होती है, फिर उसके मरने के बाद भी राजनीति होता है। इसका एक कारण भी है, क्योंकि लोग अक्सर गुंडा गुंडा माफिया या आतंकी को कहते हैं कि उनका कोई जात या धर्म नहीं, मजहब नहीं होता है। लेकिन जब कभी वो कानून के दायरे में या शिकंजे में फंस जाते हैं, या वो का एनकाउंटर हो जाता है या उनका मर्डर हो जाता है, तो लोग उसमें जाति धर्म खोजने लगते हैं। अक्सर वो अगर मुस्लिम समुदाय से निकलता है तो जरूर उसे चर्चा हो जाती है। आज अतीक अहमद की चर्चा हर जगह हो रही है, हर प्लेटफार्म पे हो रही है। लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई है उस पर सवाल उठना वाजिब है। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि क्या समाज को अतीक की जरूरत थी? अगर नहीं थी तो इस पे उतना इतना मंथन क्यों? हालांकि सबको अतीक अहमद का और समाजवादी पार्टी के रिश्ते के बारे में सबको पता है, तो समाजवादी पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन अन्य लोग जो उस एक अपराधी की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वह गलत है। अतीक अहमद के मौत के बाद जिस तरीके से एक एक करके उसके सताए हुए लोग सामने आ रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि वो कोई मामूली गुंडा नहीं था। वो एक जीता जागता इंसानी रूप में राक्षस था, जो किसी का नहीं था, न किसी जात का था, न मुस्लिमों का था। जो उसको मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं वह भी गलत है, क्योंकि उसके सताए लोग अक्सर मुस्लिम समुदाय के ही निकल रहे हैं और सबका अपना दर्द है। हालांकि उसका परिवार आज तबाह हो चुका है, खत्म हो गया है। लेकिन अगर पीछे जाइए तो जिस हिसाब से उसके सताए हुए लोग आ रहे हैं, उससे मालूम चल रहा है कि सैकड़ों परिवारों को उसने खत्म कर दिया है, उनका परिवार तबाह कर दिया है। तो समाज के लिए न जरूरी था, न है और न रहेगा, लेकिन नेताओं के लिए जरूरी है। क्योंकि चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, उसको जन्म कौन देता है? पुलिस। और खाकी और खादी दोनों, नेता और पुलिस दोनों ही अपराधी को जन्म देते हैं, उसको साह देते हैं, पालते पोसते हैं। बड़ा हो जाता है तो कानून के लिए चुनौती हो जाता है। एक चीज और आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि कानून और संविधान से उसको सजा देनी चाहिए था। क्या कानून और संविधान चल नहीं रहा था? कानून ही संविधान के तहत ही उसको उसका मेडिकल कराने ले गए थे, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में रहा है। लेकिन हमारा कानून सब और संविधान लोगों पे कितना और किस तरीके से लगता है, यह सबको पता है। अगर हमारे देश में कानून और संविधान सही से काम करते तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे पनपते ही ना। तब तो किसी को चिंता नहीं हुई। आज जब एक अपराधी मार दिया गया है तो कुछ लोगों को बहुत चिंता हो रही है। वो कानून संविधान की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या हुई इसकी दुहाई दे रहे हैं। पुलिस कस्टडी में एक हिसाब से देखा जाए तो उमेश पाल भी था, वो उसके बाद उसको भी सुरक्षा मिली हुई थी। इन बदमाशों ने जब उमेश पाल की हत्या की तो उनके साथ में 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। तो पुलिस कस्टडी में हत्याएं कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस हिसाब से अतीक अहमद की हत्या हुई है, पत्रकार के भेष में गए थे, किसको क्या पता था कि वो अपराधी हैं क्या? तो ऐसे में कानून पे तो सवाल उठाना वाजिब है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि तरीका किस तरीके का था। अगर पुलिस से चूक हुई है तो वहाँ जो आज बता रहे हैं कि कानून की धज्जियां उड़ गई, कानून नहीं था, पुलिस अपना काम नहीं की, अगर वो वहाँ होते तो वो क्या करते? तो नहीं, जिस तरीके से पिछले काफी समय से पिछली सरकारों में अतीक अहमद को संरक्षण मिला, उसका इस्तेमाल किया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए, उसे एक गली के गुंडे से एक माफिया बना दिया गया, जिसका जो प्रभाव था उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी था। लेकिन अचानक जब 2017 में प्रदेश की सरकार चेंज हुई है, माफियाओं पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसके बाद जो है कहीं जाकर कंट्रोल किया गया अतीक अहमद के खौफ को। जी, इसको क्या देखते हैं कि इसको किस तरीके से देखते हैं कि पिछली सरकारें जिस तरीके से अतीक अहमद को इस्तेमाल करती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो,
और अन्य कई पार्टियां ने जो भी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद को या फिर उनके परिवार के सदस्यों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। जी, इसका तो प्रमाण आप इस समय देख रहे होंगे, कई पुराने डीजीपी रहे या जेलर रहे, आईपीएस का इंटरव्यू इस समय कई चैनलों पर चल रहा है, जो खुल के बता भी रहे हैं कि अतीक का आतंक कैसा रहा है। हम देखते हैं कि जैसे अतीक अहमद जब जेल में था तो उसकी सारी सुख सुविधाएं, उसके बैठने के लिए चबूतरा और तालाब तक बना दिए गए थे। तो ये किस कानून और संविधान के तहत था? ये जो आज कानून और संविधान का दुहाई देके अतीक के बचाव में उतरे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब कानून और संविधान होता तो कैदी के लिए, सबके लिए एक ही सजा थी। हम एक चैनल पे देख रहे थे कि यहाँ प्रयागराज के एक जेलर का इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि वो जब नए नए जेल में गए तो अतीक अहमद पहले से बंद था। रात में वो जब पहुंचे तो देखे अतीक अहमद जुआ खेल रहा था, उन्होंने बंद करा दिया, फिर चले आए। अगले दिन अतीक अहमद उनसे मिलने गया, उनके कैबिन में जाके कहता है कि आपने हमारे सामने गुस्ताखी किया है और संभल जाइए, नहीं तो इतनी गोली मरवाऊंगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। हालांकि वो अब रिटायर हो चुके हैं, वहाँ के जेल अधीक्षक थे। आज वो इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं, जबकि वो जेलर थे, चाहे होते तो नकेल कसते एक अपराधी की कैसे हैसियत हो गई। लेकिन सबको भय था, उससे उसके आतंक से ज्यादा ये भय था कि सरकार उनका तबादला कर देगी। तो सरकारें संरक्षण दी हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि कहने में कि सपा सरकार में वो कायदे से फला फूला है। वो जेल के अंदर रह के हत्याएं करवाता था। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि योगी सरकार के बनने के बाद माहौल बदला है, प्रदेश में कानून का राज, जो जिसकी जो लोग दुहाई दे रहे हैं, कानून का राज स्थापित हुआ है। क्यों योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा था कि माफिया गुंडे या तो प्रदेश छोड़ दें या उनका व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बावजूद हिम्मत देखिए अतीक अहमद की, सब कुछ शांत चला। कानून का काम ही है कि बहुत सिलो चलना है, इंसाफ के बजाय लोगों को एक हिसाब से सजा मिलता है। जो फरियादी होते हैं उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलता है। इंसाफ जब मिलता भी है तो एक सजा से कम नहीं होता, क्योंकि तब तक उनका सब कुछ बिखर चुका होता है। इसी तरीके से मुख्तार अंसारी का मामला चल रहा था, ये जेल में थे। अतीक अहमद भी जेल में थे, इनका भी मामला चल रहा था। प्रयागराज की एक हत्या ना हुई होती तो शायद आज जो हुआ है ये भी ना होता। ऐसे चलती रहती है प्रक्रिया लंबी। लेकिन इन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद ही एकदम से अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ जो है देखा जा रहा है कि एक्शन हुआ, और तुरंत जो है सभी पहलू और जो पुराने केस भी थे वो भी खुलते चले गए दर पर अंदर, और नए मामले भी, नए खुलासे भी इस हत्याकांड को लेकर होते रहे। और आखिरी में अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और इससे पहले कहीं ना कहीं अतीक अहमद के भी जो गलत काम थे उन्हें भी कहीं ना कहीं सरकार जो थी, मौजूदा सरकारें पिछली, वो कहीं ना कहीं उन कांड्स को, कहीं ना कहीं जो अपराध है उसको दबाने की भी कोशिश करती थी। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री तक जो है वो, उनको भी जानकारी होती थी कि अतीक क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए जाते थे कि अतीक के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। यही तो सब बड़ा सवाल है, नहीं तो अपराधी इतने पनपते कैसे? लेकिन उनको संरक्षण दिया जाता है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, मामूली व्यक्ति को मर्डर करके नहीं चर्चा में आए हैं। किशनानंद राय जैसे मंत्री को दिन दहाड़े लोग भून के अब चर्चा में आए हैं, और उसके बावजूद, उसके बाद इनको किस तरीके का राजनीतिक संरक्षण मिला, इस पे अगर जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हालांकि इसको बच्चा बच्चा जानता है कि इन दोनों को, या जितने बड़े अपराधी हैं सबको राजनीतिक संरक्षण मिला। आज सपा अगर बौखला रही है तो देखा जाए तो प्रदेश के जितने बड़े माफिया या गुंडे हैं, सारे के ताल्लुक वहां से रहे। आज भले उस पार्टी से बाहर हों, लेकिन पैदा वहीं से हुए हैं, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। रही बात अतीक अहमद की, तो वही कहा जाता है कि 100 गुना पे 1 गुना इनका भारी पड़ गया। इन पे 101 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सब चल रहा था। 1 गुना इन्होंने वो भी ऐसे समय पे किए जब इनको उस मामले में सजा होनी थी। उस गवाह उमेश पाल की हत्या करवा दी ऐन मौके पे। इसलिए यह मामला तूल पकड़ लिया, क्योंकि प्रदेश में योगी की सरकार थी, ये पहले ही सख्त थे ऐसे लोगों पे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरा परिवार, और देखिए कि
अतीक अहमद ही नहीं, उसकी बीवी तक ये ऐसे माफियागिरी में शामिल थे। पूरे उमेश पाल हत्याकांड में उसी का नाम आ रहा है मेन साजिशकर्ता में। और अतीक करीब 54-55 दिन बीत गए, उसका कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा है कि वो है कहाँ। हालांकि ये भी उसके लिए कई कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके गुड्डू मुस्लिम से संबंध रहे हो गए हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि जैसे उसके साथ शूटर चल रहे हैं, तो हो सकता है शूटर अपने बचाव में उसको सामने ना आने दे रहे हों, क्योंकि वो अगर सामने आ गई तो भी कई राज खुलेंगे। और कई जैसे अतीक अहमद की तो हत्या हो गई है, नहीं तो अतीक अहमद और उसके भाई से कई राज अरशद खुलने खुलने हो बाकी थे। माना जा रहा था कि कई लोग आएंगे इसकी गिरफ्त में, लेकिन अब तो और है नहीं। ऐसे में अगर गुड्डू मुस्लिम या उसकी पत्नी साइसा परवीन अगर पुलिस के हत्थे चढ़ती है तो भी कई सफेद पोश फंसेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, शाइस्ता परवीन जो इस वक्त मिल नहीं रही, पुलिस छापेमारी कर रही है अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी शाइस्ता अब तक सामने नहीं आ पाई हैं और ना ही आ रही हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश नजर आ रही है कि शाइस्ता को अब तक छुपा कौन रहा है। पूरे प्रदेश की पुलिस जो है शाइस्ता के पीछे लगी हुई है और शाइस्ता तब भी पकड़ी नहीं जा रही हैं और ना खुद सामने आ रही हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब अरशद और अतीक पुलिस कस्टडी में थे, उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने कई बड़े नाम लिए हैं, चाहे वो बड़े ठेकेदार हों, प्रदेश के व्यापारी हों या फिर नेता हों। और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे ये भी वजह बताई जा रही है कि अतीक अगर जिंदा रहता तो कई बड़े राज खुल जाते, कई लोग जो बेपर्दा हो जाते, और यही वजह है कि अतीक की हत्या करवाई गई है। और अब अतीक की हत्या के बाद सबसे बड़ा जो इस गैंग को लेकर एक्टिव थी, पूरे तरीके से एक्टिव सदस्य थी, वो शाइस्ता थी। और शाइस्ता को भी अतीक का हर एक राज पता होगा। कहीं ना कहीं वो जो जिन्होंने अतीक की हत्या कराई, हो सकता है कि वही लोग शाइस्ता को भी पनाह दे रहे हो या उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि शाइस्ता सामने आती है तो काफी बड़ी चोट जो है वो उन लोगों पर पड़ेगी जो कि अभी तक सफेद कपड़ों में है, यानी पाक साफ बने हुए हैं, खुद को शरीफ बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध में पर्दे के पीछे से लिप्त हैं। सही सवाल आपका सही है। अगर साहिस्सा आती हैं तो वही अंतिम इस मामले के पूरे मामले के अंतिम कड़ी साहिस्सा परवीन ही है। अगर वो आती हैं तो कई राज खुलेंगे, क्योंकि वो अतीक अहमद का मामूली गिरोह नहीं था। केवल उत्तर प्रदेश में उसका राज्य नहीं चलता था, देश के कई हिस्सों में, विदेशों में भी उसके पैसे लगे हैं, ऐसा माना जा रहा है। जांच में बात सामने भी आई है। लेकिन पैसा लगा है, सबको पता है। पैसा कोई मामूली व्यापारी भी नहीं लिया, जहाँ करोड़ों की पूंजी लगी हुई है वहाँ बड़े बड़े व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जहाँ तक लग रहा है अब तक के घटनाक्रम को देख के, अतीक अहमद की हत्या तो हुई है, लेकिन उसको किसी न किसी ने करवाया है, क्योंकि जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उनके बैकग्राउंड देखा जाए तो उतना बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है। और जिस हिसाब से उनके पास यहाँ भारत में प्रतिबंधित पिस्टल मिले हैं वो भी मामूली नहीं थे। एक पिस्टल की कीमत 8 से 12 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो यानी ये पूरे मामले में साजिश तो है ही। ये भी हो सकता है कि साहिस्सा परवीन को किडनैप कर लिया गया हो, क्योंकि वो सामने आई तो भी मामला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि साहिस्सा परवीन की हत्या भी कर दी गई हो। लेकिन अब ये क्या सही है क्या गलत है, जांच चल रहा है। जब तक पुलिस नहीं इसका खुलासा करता तब तक इसे कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन गहरी साजिश है, और ये साजिश तभी खुलेगी या तो साहिस्सा परवीन सामने आ जाए या उसका राइट हैंड जो गुड्डू मुस्लिम है। नहीं, अभी भी शुरुआत में जो जांच हुई है हत्या के बाद अतीक अहमद की, उसमें पूछताछ हुई उन तीनों अपराधियों से जो जिन्होंने हत्या करी। उन्होंने पहली बात तो ये है कि एक नारेबाजी करी गोली चलाने के बाद, उसको लेकर भी आज उन्होंने जो रिपोर्ट सामने इसमें बताया गया है कि नारेबाजी इसलिए करी उन्होंने क्योंकि वो डर गए थे उस समय काफी ज्यादा, और डर की वजह से उन्होंने नारेबाजी करी। नारेबाजी करने के पीछे कोई और वजह नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जिन्होंने हत्या करी उनकी अगर वीडियो देखा जाए, हत्या का लाइव वीडियो देखा जाए, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गोली चलाई है वो पेशेवर अपराधी की तरह ही चलाई है, यानी उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। और तीसरी बात यह है कि जो उनके पास हथियार थे वो काफी महंगे थे, और उनके पास ये चौंकाने वाली बात यह है कि आज के समय में इन अपराधियों के पास या कहीं इन हत्यारों के पास जो हत्या करने आए थे लोग,
तीनों युवक, इनके पास मोबाइल फोन तक नहीं था। ऐसा मुमकिन नहीं लगता है कि आज के समय में कोई मोबाइल फोन ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे जो भी है उसने एक सोची समझी साजिश रची है। और यही वजह है कि इन युवकों को ट्रेन किया गया, अच्छी ट्रेनिंग दी गई, अच्छे असले दिए गए, और साथ में इनसे मोबाइल भी इनसे ले लिया गया या इन्हें रखने नहीं दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं इस केस को लेकर कई जो खुलासे हो सकते थे। जी, साजिश तो पहले से किया जा रहा है, जैसे मामूली घटना नहीं, अतीक को मारना इतना आसान चीज भी नहीं था। तो इसमें तो बाकायदे प्लानिंग हुई है, तभी ये लोग आए, इनको ट्रेंड किया गया है। जो पिस्टल दिया गया है वो अचूक थी पिस्टल, उसके उससे कोई बच भी नहीं सकता है। और इनको बाकायदा जब देखे कि केवल पुलिस और मीडिया उसके करीब जा रही है और कोई जा नहीं सकता था, तो उसको मीडिया के भेष में कैसे कैमरा लेके आईडी मीडिया कैमरा, मतलब न्यूज चैनल की आईडी भी था उन लोगों का, एकदम करीब पहुंच के मारे हैं कि चूकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो प्लस वही बात नारे लगाने की, तो आपको याद होगा जब मुंबई हमला हुआ था, कसाब आतंकी पकड़ा गया था, तो उसके हाथ, दाहिने हाथ में कलेवा बंधा हुआ था। क्योंकि यहाँ हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ जितने आतंकी मिलते हैं वो मुस्लिम मिलते हैं, जितने आतंकी संगठन है वो मुस्लिम है, लेकिन हम ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आतंकियों का एक ही धर्म है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से पर्दा डालते हैं। अगर कोई जय श्री राम का नारा बोल देता है या भगवा गमछा बांध देता है, तो भगवा आतंकवादी तुरंत डिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके की जब हम मनोवृत्ति से गुजर रहे होते हैं, तो कोई भी जय श्री राम का नारा लगा सकता है, कोई कलेवा बांध सकता है। ये सब तब कहना चाहिए जब उसका खुलासा हो। जैसे यही आप अतीक अहमद की बात ले लीजिए। अतीक अहमद जब तक उसका आतंक था, तब तक लोग कहते थे कि ये समाज का दुश्मन हो गया, इसका कोई जाति धर्म नहीं है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन आज जब इसकी हत्या हो गई है, तो इसका कौन सी जात से था, किस जात के लोग कितना नफरत में बोल रहे हैं, ये हम लोग सामने है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पर्दा डालने का काम करते हैं, इससे भी कुछ बुराइयों कुरीतियों को भी बढ़ावा देते हैं। इसका जीता जाता प्रमाण हम लोग सामने है, लेकिन वो कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब पूरा समाज चुप है तो उसे खामोश रहना ही बेहतर है। नहीं, उम्मीद भी यही है कि मौजूदा सरकार जो है इस पूरे हत्याकांड को लेकर एक निष्पक्ष जांच करेगी, और जो इसके जितने भी सबूत हैं, इसकी हत्याकांड के पीछे कौन है, हत्या क्यों हुई, अतीक का साम्राज्य कितना बड़ा था, और हो सकता है कि कई सफेद पोश नेता या कारोबारी सभी बाद में कानून की गिरफ्त में होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस डिबेट को खत्म करते हैं यहीं पर। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।